नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा आपका राइजिंग मित्रा पे स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सभी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपसे चर्चा करूँगी जिसके बारे में मेरे पास अब तक जैसे मैं आपको पता ही है मैं डिसेबल बच्चों के साथ काम करती हूँ। उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट कराती हूँ उनको और साथ ही साथ एकेडमिक भी लेती हूँ। जो बच्चे काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रहे हैं और स्पीच के बाद और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद वो नॉर्मल स्कूल में जाने लग गए हैं और काफ़ी साल हो गए उनको, तो वो अब मेरे कुछ बच्चे हैं जो बोर्ड का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। बॉर्डर लाइन भी हैं, ऑटिस्टिक भी हैं, माइल्ड ऑटिस्टिक भी हैं और ज़्यादातर बच्चे माइल्ड कैटेगरी के होते हैं, जो नॉर्मल के साथ अपना सर्वाइव कर लेते हैं और कम्युनिटी में अपने आप को एक अच्छा स्थान, अच्छे से एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, बिहाफ ऑफ हिज और हर पेरेंट्स और कुछ कम्युनिटी के हेल्पर्स जो भी हैं, स्पेशल एजुकेटर है, थेरेपिस्ट है, ओटी है, फिजियोथेरेपिस्ट है, योगा थेरेपिस्ट है, इन सब की सहायता से, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं, इन सब की सहायता से वो अपना कुछ अच्छा करते हैं। मेरे पास जो बेसिकली बच्चे आ रहे थे या जो मेरे पास केसेस मैंने डील किए हैं, मैं बेसिकली इस टाइप के ऑडियोज़ में, इस टाइप के वीडियो में उन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो भी केस मेरे पास आया है, उसमें मुझे कहीं न कहीं ऐसी लैकनेस दिखाई दी कि इस बच्चे को इस फ़ील्ड में सही टाइम पे ये चीज़ मिल जाती तो ऐसा हो जाता। मतलब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा और जनरली ये चीज़ तो मेरे साथ होती है, मुझे फ़ील होता है कि इनके माँ-बापों को, बच्चे के पेरेंट्स को ये अवेयरनेस राइट टाइम पे मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। ये पॉइंट तो मेरे साथ हर बच्चे के साथ रहा है। हो सकता है उनका परिवेश गाँव का हो। कई केसेस ऐसे भी हैं जो ऐसा होता है ना कि जब किसी एक माहौल से, गाँव से निकल के बच्चा आ रहा है, अपने माँ-बाप उस बच्चे को लेके आए हैं किसी उम्मीद से शहर की ओर कि यहाँ पे उसको थेरेपी मिल जाएगा, यहाँ पे उसको स्पीच मिल जाएगा, यहाँ पे उसको एकेडमिक मिल जाएगा अच्छा। और फिर वो कहीं ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे टाइम पास हुआ है उसका। मैं ऐसा केस भी आपके साथ एक बार डिस्कस करूँगी। बच्चा 17 साल का हो गया, 15 साल तक उसने थेरेपी ली, स्पीच ली और उसके बाद उसको किसी ने सजेस्ट कर दिया कि अब आप इसको कॉक्लियर करवा लीजिए, जो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है? तो अब इस एज में उसकी ना तो स्पीच डेवलप होगी, जबकि उसको शायद जब मालूम था, जो स्पीच करवा रहा है उसे पता होता है कि कितना कैपेबल है बोलने में और कितना कैपेबल नहीं है बोलने में, तो उसको उसी टाइम साइन लैंग्वेज में स्विच कर देना चाहिए। ज़रूरत क्या है उसको थेरेपी के पीछे पड़ने की। लेकिन ऐसा कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि हम लोग ये निष्पक्ष होके फैसला नहीं कर पाते हैं, जो भी सिखा रहे हैं, जो भी नहीं सिखा रहे हैं, जो भी ऐसे लोग हैं। निष्पक्ष होके उस बच्चे का करियर और उसका बच्चे का फ्यूचर देख के, उस बच्चे की एज, माँ-बाप का फाइनेंस, ये सब देखते हुए फैसला नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ़ अपना इंस्टीट्यूट देखते हैं कि मेरे सेंटर पे बच्चा कितने टाइम आएगा, मुझे इनसे कितना फाइनेंशियल चाहिए, वो सब ऐसा कुछ। हालाँकि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, बहुत लोग बहुत से अच्छे हैं जो बहुत निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा होता है कि जो भी इस फ़ील्ड में काम कर रहा है, बेसिकली मैं अपना भी अगर आपको बताऊँ, तो मैं भी जब बच्चा लेती हूँ कोई, तो उसका बच्चे का एज देखती हूँ, बच्चे की कैपेबिलिटी देखती हूँ, बच्चे का करंट लेवल देखती हूँ, माँ-बाप का फाइनेंशियल स्टेटस देखती हूँ, ठीक है? डिस्टेंस देखती हूँ घर से और मेरे यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा। पेरेंट्स क्या जॉब कर रहे हैं, किस तरह का जॉब कर रहे हैं। 9 से 5 का अगर कोई क्लेरिकल जॉब कर रहा है, तो उसको तो टाइम ही नहीं है उस बच्चे को लाने ले जाने का। मेरे घर से दूरी ज़्यादा है तो वो कैसे लाएगा? तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। हम न्यूट्रल होके नहीं बैठ सकते कि ठीक है मेरा तो सेंटर है, मेरा तो मैं ऐसा काम करती हूँ, आपको ये टाइम दिया जा रहा है, इस टाइम पे आपको आना है आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। इतनी फ़ीस देनी है दो, नहीं देनी है मत दो, तो चले जाओ यहाँ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ हम 10 केसेज़ प्रैक्टिकली ले रहे हैं, जहाँ हम 10 केसेज़ फ़ीस के थ्रू ले रहे हैं, अच्छी फ़ीस आ रही है उनसे, तो हमें 2 केस
या 3 केस वैसे भी लेने चाहिए जहाँ हमें बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो खैर ये तो बातें अलग हैं, मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। मैं बात कर रही थी कि जो मेरे पास केसेस आते हैं उनमें मैंने क्या कमियाँ देखी और मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया और आज उस बच्चे की कंडीशन क्या है, आज वो कहाँ पहुँच गया। एक केस आया था मेरे पास आज के 4-5 साल पहले। बच्चे को डिले डेवलपमेंट था, चलना देर से सीखा, मूवमेंट देर से हुए उसके, रोने रोने ही रोने में वो बच्चा समझा देता था तो माँ समझ जाती थी। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि जो कम पढ़े लिखे माँ बाप हैं, मिडिल क्लास है कई बार तो हायर क्लास में भी ऐसा होता है कि बच्चा देर से बोल रहा है तो अरे वो चिड़ियों का पानी पिला देना, उससे बोलने लग जाएगा, कुछ ऐसा कर देना, ऐसा हो जाएगा। ये सब पहले वो कर चुके होते हैं घर वाले, लेकिन उसको चेकअप के लिए कभी नहीं लेके जाते कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो अब एक बार हम डॉक्टर से या एक बार हम थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर लें। तो मेन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पहले तो 2-4 साल तो ऐसे ही निकाल देते हैं माँ बाप कि बच्चा बोल लेगा, धीरे बोल लेगा, देर से बोल लेगा, कोई बात नहीं, ऐसा है वैसा है वैसा है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप स्कूलिंग के लिए बात करते हैं, यानी कि 3 साल से लेके 3.5, 4, 5 तब तक भी बच्चा नहीं बोल रहा है तो उनको टेंशन शुरू होती है माता पिता को। जबकि वो बच्चा अगर बहुत पहले ही अगर किसी अच्छी प्लेटफॉर्म पे थेरेपी के लिए पहुंच जाता है तो उसको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, स्पीच डेवलपमेंट के लिए बच्चा अगर 2 साल के अंदर अंदर पहुंच जाए तो वेल एंड गुड है, जल्दी कवर करता है, अनुकरण बहुत अच्छा करता है बच्चा उस समय पे। तो और कहीं और उसका इन चीज़ों में ध्यान भी नहीं होता खिलौने विलौने में, तो वो जल्दी कवर कर लेता है। लेकिन मेरे पास जब ये केस आया, मैं पर्टिकुलर केस का नाम लूँगी क्योंकि मैं बच्चे का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी एंड पेरेंट्स का नाम भी नहीं कर पाऊँगी ड्यू टू सम सेफ्टी रीज़न, और पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि हमारा इस तरह से मीडिया में कोई चीज़ जाए। तो कोई बात नहीं, हम केस डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या थी, हमने क्या किया और रिज़ल्ट क्या है, हमें ये डिस्कस करना है ताकि और लोग भी उससे अवेयर हो सकें। जब ये केस मेरे पास आया तो बच्चे की उम्र थी 5.5 के आसपास और बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं था। साउंड गले में था लेकिन बोलता कुछ भी नहीं था ये बच्चा। हाइपर एक्टिव था, सेल्फ हर्टिंग था, क्योंकि जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं अपनी बात को तो वो गुस्से में आते हैं। जब कोई बच्चा ही नहीं बड़ा भी होता है, जब वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाता है तो बहुत गुस्सैल बन जाता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह की हैबिट एक ह्यूमन नेचर है ये। जब हम कोई बात बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना चाहते हैं बोल नहीं पा रहे हैं तो गुस्सा होगी। तो वो बच्चे के साथ भी यही है कि वो अपनी बात कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है तो वो हाइपर एक्टिव सेल्फ हर्टिंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसको मुझे जब मैं उसको थेरेपी करवाती थी, लैंग्वेज थेरेपी, तब मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एक जगह सिटिंग नहीं था उसका, आई कांटेक्ट नहीं था, परसेप्शन नहीं था बच्चे में, कॉग्निशन की तो बात ही मत कीजिए आप। इसके अलावा सबसे पहले काम किया उसकी सेटिंग पे, उसके बाद मैंने आई कांटेक्ट पे काम किया। आई कांटेक्ट पे काम करने के बाद एक चीज़ और करनी होती है इन बच्चों के साथ कि जब भी आप इस तरह के केसेस में डील करते हैं तो जिस एज ग्रुप पे बच्चा है, अगर आप भी उसी एज ग्रुप पे आ जाएं तो वेल एंड गुड है, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन आप अगर वन वे टीचिंग और वन वे थेरेपिस्ट बन के काम करेंगे तो रिजल्ट देर से आएंगे। वन वे में बहुत लेट काम होता है। और इसके अलावा मैं एक और काम करती हूँ, टू वे हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए और जितनी सामने वाले की एज है आप उसके अकॉर्डिंग उस एज में आ जाइए। तो बच्चे को नहीं पता ना सामने वाला इतना बड़ा है, इतना छोटा है, ये है वो है, लेकिन वो उसको लगता है कि हाँ ये मेरे बराबर है, मेरे जैसी बात कर रहा है, तो हम उसको उस तरह से डील करते हैं। मैंने उसका चूँकि पेरेंट्स बहुत लोअर मिडिल क्लास के थे, फादर वर्किंग में थे, मदर हाउसवाइफ थी, पढ़ाई लिखाई भी कम ही है, कम होने के कारण अवेयरनेस भी नहीं थी डिसेबिलिटी क्या होती है। तो मेरे पास आने के बाद उन्हें पता चला कि हाँ ये डिसेबिलिटी भी होती है, ये चीज़ें होती है। मेरे पास आने से पहले वो बहुत सी जगह ऐसी जगह जाके आए थे
जहाँ पे तकरीबन पर सेशन के हिसाब से पैसा लिया जाता है। बहुत सा मतलब अमाउंट अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से जितना वो कमा रहे थे उसकी 1/4 सैलरी तो शायद उसकी उसी में थेरेपी में ही चली जाती। फिर आना जाना कन्वेंस अलग से, तो वो उनको बैठा नहीं, उनको जमा नहीं, तो वो उसको घर में लेके बैठ गए थे। फिर किसी ने उनको मेरे बारे में बताया, तब वो केस मेरे पास आ पाया। सॉरी। मैंने उस केस को लिया। तकरीबन 3 साल मेहनत करने के बाद उस बच्ची पे स्पीच आ गया, बोलने लग गई, सेंटेंस बोलने लग गई। उसका ऑटिस्टिक है ये पहचान भी मेरे यहाँ पे हुई थी, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स उसके थे। जब मदर का इंटरव्यू लिया तब भी पता चला कि बचपन से इस तरह से बैठना, इस तरह से उठना। शायद आपको पता होगा ऑटिस्टिक बच्चे ज़्यादातर डब्ल्यू सेटिंग देते हैं। अगर डब्ल्यू सेटिंग पे ही हम उसको पहचान लें तो शायद हम जल्दी रिकवर कर लेंगे उस बच्चे को, ऑटिस्टिक फेज़ में जाने ही ना देंगे, कम्युनिकेशन उससे बराबर रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की। तो जब हमने उसका मदर का इंटरव्यू लिया, फैमिली मेम्बर्स, फादर से बात करी, उस बच्चे को हमने 3-4 महीने देखा, मैंने देखा, तब ऑब्जर्वेशन में क्लियर हुआ कि ये ऑटिस्टिक हो सकता है। 2 साल के बाद तो डिक्लेयर ही था कि वो ऑटिस्टिक बच्ची है, क्योंकि वो लाइट को देखा करती है बार बार कंटिन्यूअसली। वेविंग सिस्टम नहीं था, रिपीटेशन था। जब बोलना सीख गई तो रिपीटेशन उसमें आया, तो पता चला कि हाँ इस तरह का कुछ है। तो इन बच्चों में दूसरी डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। तो लर्निंग को भी आपको देखना होता है, एलडी पार्ट भी देखना है इनका। इसके अलावा कोई और सिम्टम्स है तो वो भी देखने हैं आपको, और ऑटिस्टिक के हिसाब से तो उनको डील करना ही है। उस पे 3 साल काम करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब इसको नॉर्मल स्कूल में डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरे यहाँ आती है इंडिविजुअल हो रहा है काम, वो किसी और को बोलते हुए नहीं देख रही मेरे अलावा। तो मुझे लगा कि स्कूल में ये जाएगी तो और बच्चों को बोलते देखेगी, सुनेगी, तो कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और हमारा ये काम बहुत अच्छा, ये आइडिया मेरा बहुत अच्छा वर्क किया। मैंने उसको उसमें पेरेंट्स को कह के एक छोटे से स्कूल में डलवा दिया, जहाँ उस पर नज़र रखी जा सके, टीचर भी उस पर अच्छा सा थोड़ा ध्यान दे ले। बच्चे में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। जो हमने किया था उसमें और थोड़ा सा पुशिंग हो गया, उस बच्चे को कम्युनिकेशंस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो गए उसके, शेयरिंग, दूसरी चीज़ें जो स्कूल में सीखी जाती हैं वो सब उसको आ गई। आज की डेट में वो बच्चा मेरे पास आता है, साथ ही उसका एकेडमिक भी हमने शुरू किया। एकेडमिक जब उसका हो गया कि हाँ इस क्लास के लायक ये हो चुकी है, प्रेप के लायक हो चुका है कैंडिडेट, तो उसको उसमें उस क्लास में एडमिशन करवा दिया। आज की डेट में ये है, हाँ कम्युनिकेशन इतना नहीं है जितना नॉर्मल का होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। उस बच्चे में आज की डेट में ये है कि आप जो काम आप कर रहे हैं, नॉर्मल बच्चा कर रहा है, उसके बराबर का राइटिंग स्किल्स, बराबर की अंडरस्टैंडिंग, बराबर का कॉग्निशन, सब कुछ है उसमें। ठीक है, नॉर्मल से कम बोलता है कैंडिडेट, लेकिन स्टूडेंट कम बोल रहा है, लेकिन समझ सारा रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट पे बोल रहा है, अपनी ज़रूरतों पे बोल रहा है, और बाकी सारे काम वैसे ही कर रहा है। ठीक है, कुछ 1-2 सिम्टम्स दिखते हैं ऑटिज्म के, जो धीरे धीरे या तो कम हो जाएंगे, या फिर उनको हम उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करना शुरू करेंगे तो वो उसमें भी रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस मेरे पास आते हैं। अब इनके पेरेंट्स के, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है कि इनके पेरेंट्स को सही समय पे सही गाइडलाइन नहीं मिली थी, 1 थिंग। सेकंड थिंग, जब गाइडलाइन मिलने लगी, लोगों से पूछताछ करके इनको मालूम चला, तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं थी कि उसको सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। खुशकिस्मती से कुछ लोगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनकी विदाउट पैसे भी हेल्प करने को तैयार हैं, लिमिटेड अमाउंट में भी हेल्प करने को तैयार हैं। ठीक है, या फिर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सब तो नहीं होते, और सब पेरेंट्स को ऐसी सुविधा तो नहीं मिलती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसे पेरेंट्स के पास, जैसे ही किसी बच्चे को, पेरेंट्स को पता चला है कि हाँ मेरे बच्चे में ये कुछ कुछ कमियां हैं, वैसे ही वो उसका ऑब्जर्वेशन शुरू कर दे, और किसी ना किसी थेरेपिस्ट, किसी ना किसी स्पेशल एजुकेटर, किसी ना किसी स्पीच काउंसलर के पास उसको, या किसी ना किसी डॉक्टर के पास, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास उसको जाना चाहिए।
चाहे भले ही आपके पास कोई नेगेटिव रिपोर्ट ना निकले, लेकिन अपने बच्चे का एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं ये सलाह देती हूँ कि आपको एक बार करवाना चाहिए अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स दिखता है तो उनकी ये समस्या थी कि अब हम इतनी हाई चार्जेस पे थेरेपीज़ को नहीं दिलवा सकते। मुझे लगा कि मैं ये शायद काम कर सकती हूँ। नॉमिनल चार्जेस पे मैंने उस बच्चे को लेना शुरू किया और मैंने अपने पूरे कहते हैं ना कि अपनी पूरी लगन के साथ काम किया। उस बच्चे में भी वो ईगरनेस डेवलप की, जो पढ़ाई के प्रति, जो काम डेली रूटीन के प्रति होनी चाहिए, वो ईगरनेस उसमें डेवलप करने में मुझे 3 साल लग गए। जब वो सब हो गया तो आज की डेट में वो बच्ची मेरे साथ पार्क में खेलती है, मेरे साथ एकेडमिक वर्क करती है जब मैं उसको करवाती हूँ, और बड़ा ही अच्छा रिलेशन मेरा और उसका बन गया है। मतलब वो एक तरह से आई कांटेक्ट करके बात करती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने इस तरह का एक इम्प्रूवमेंट उस लड़की में दिया। अब आगे मेरी जो चिंता का विषय है वो ये है कि जहाँ तक मैं हेल्प कर सकती हूँ कर दूँगी, लेकिन आगे क्या होगा? क्योंकि पेरेंट्स की इनकम तो उतनी है, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स तो मल्टीपल होने से रही। तो ऐसे में ऐसे बच्चों के लिए क्या है जो कुछ किया जा सके? आप कहीं कुछ ऐसा जानते हैं, मैं अपने व्यूअर्स से बात कर रही हूँ, आप कहीं कुछ ऐसा जानते हैं जो इस तरह की फैमिलीज़ के लिए कुछ हेल्प हो जाती है? कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल जाए, कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल प्लस एकेडमिक दोनों इनको प्रोवाइड हो जाए, कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट इनको कुछ अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाए, जिससे इन बच्चों का करियर आगे ऐसा बने कि इनके माँ बाप को ये चिंता नहीं रहे कि हमारे बाद इस बच्चे का क्या होगा। तो ऐसा कुछ हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे लिख के भेजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैं और भी इस तरह के मेरे जो केसेस हैं जिनके साथ मैंने डील किया, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। आपको कुछ आइडिया मिलेगा, और मेरे वीडियो उन पेरेंट्स तक भी शेयर कीजिए जिनको इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में स्मार्टफोन सबके पास है, गाँव में भी है। बेसिकली मैं ग्रामीण एरिया की बात कर रही हूँ। ग्रामीण एरिया में भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ जानकारी के अभाव में बच्चा रह जाता है। एक केस मेरे पास आया था, अजमेर साइड का था एक केस। मुझे ऐसे ही स्टेशन पे मिले थे वो लोग। बच्चा बड़ा प्यारा था, मुझसे बात कर रहा था आँखों ही आँखों में, तो मैंने पूछ लिया ये बच्चा बोलता नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं बोलता है, बचपन से ही ऐसा है। मैंने कहा कहीं आपने दिखाया इस बच्चे को? बोले नहीं, हमने नहीं दिखाया, एक बार टेस्ट करवाया था तो उन्होंने कहा कि यहाँ मशीन लगेगी कान के पीछे, कॉकलियर इम्प्लांट का केस होगा। तो मैंने कहा फिर करवाया क्यों नहीं आपने? बोले इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो सिर्फ पैसा नहीं होने के कारण उस बच्चे की लाइफ खराब हो रही है। तो क्या हमारे कानून में कमी है ऐसी? क्या हमारी सोसाइटी में कमी है ऐसी? क्या हम में कहाँ कमी रह गई कि इस दुनिया में जन्म लेने के बाद व्यक्ति को वो व्यवस्था, वो सुविधा ना तो गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही समाज की तरफ से मिल पा रही है जो जिसका वो हकदार है, जो मिलनी चाहिए। तो वो भी एक समस्या, एक विषय है सोचने का। तो मैंने कहा आजकल तो गवर्नमेंट देती है इस ऑपरेशन के लिए। बोले मैडम देती है, कुछ परसेंटेज देती है, बाकी की रकम तो हमें देनी पड़ती है, हमारे पास कहाँ है इतना पैसा। ठीक है, फिर मैंने उनको काफ़ी फॉलोअप किया उस बच्चे को कि आप इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए। अंत में उन्होंने एक ही चीज़ मुझे बोली, बोले मैडम ऐसा है, बच्चे के दादा ने मुझसे बात करी, बोले मैं इसकी दादी, बच्चे की दादी, बच्चे के पापा, बच्चे की मम्मी, हम चारों मिलकर खेती करते हैं, और हमारे पास इतनी, हमारे एरिया में ऐसी सुविधा नहीं है जो इस बच्चे को दिलवा सके, और ऐसा हमारे घर में कोई फालतू नहीं है जो इस बच्चे के कारण सिटी आके रह सके, ग्रामीण एरिया छोड़ के। और लास्ट में वो केस उन्होंने वहीं छोड़ दिया। आज वो बच्चा मेरे ख्याल से हो गया 15-16 साल का। जब वो मिला था मुझे 5 या 5.5 साल का था, आज वो 15-16 साल का हो गया, और बच्चा वैसे ही है, बोलता नहीं है। ना तो वो साइन में जा पाया क्योंकि उस एरिया में साइन स्कूल नहीं है, कोई इस तरह का स्पेशल स्कूल नहीं है, और ना ही वो कॉकलियर इम्प्लांट करवा के थेरेपी बोलने वाली इस स्ट्रीम पे आ पाया। तो सिर्फ साधनों के अभाव में एक
व्यवस्था ना होने के अभाव में कोई एक ज़िंदगी सर्वाइव कर जाए, पूरा लाइफ ऐसे की ऐसे बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे बीत जाए, तो वो ठीक नहीं है। वो एक बहुत बड़ा विषय है सोचने का। और अगर मेरी ये वीडियो कोई अधिकारी भी सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम बाहर के देशों की होड़ कर रहे हैं कि हम अमेरिका में उस फील्ड से आगे, हम उस फील्ड से आगे, हम उस फील्ड से आगे, तो हम कृपया करके कुछ ऐसे देशों की हेल्थ पॉलिसी भी अपनाएं, ऐसे देशों की एजुकेशन पॉलिसी भी अपनाएं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ की जो शिक्षा है, यहाँ का जो एजुकेशन है, मैंने जो पढ़ाई की थी, मेरे मैथमेटिक्स कहीं काम नहीं आ रही है आज की डेट में, सिवाय जोड़ गुणा भाग के। जितनी भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है, मेरे ख्याल से जितने आगे जाके कुछ फील्ड्स में काम आता है, बाकी जनरल लोगों के काम नहीं आता है वो। ठीक है, तो ऐसे विषय ज़बरदस्ती क्यों पढ़ाए जाएं जो आपके काम ही नहीं आते हैं लाइफ में। इससे अच्छा तो हमारा ऐसा सिलेबस बनाया जाए जो प्रैक्टिकल बेस हो, और उसमें वो चीज़ें हों जो जनरल चीज़ों के साथ, जनरल लाइफ के साथ मैच कर सके। काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं, उनके सिलेबस बहुत अच्छे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका पैटर्न अच्छा है, तो सब जगह एक सा क्यों नहीं, यूनिवर्सल क्यों नहीं है। साउथ एरिया में प्राइवेट स्कूल ही नहीं है, लूट खसोट है ही नहीं। क्यों आज पेरेंट्स चिंता करता है बच्चे की कि आज मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालूं, क्योंकि मेरे पास नहीं है, पैसा नहीं है, तब भी जुगाड़ करके करूंगा मैं, लेकिन इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों, जबकि कॉन्वेंट स्कूल की पॉलिसी तो अलग है। 5th तक तो उनका मीडियम वैसे ही बेसिक वाला रहता है, हिंदी वाला रहता है, उसके बाद वो आते हैं शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इंग्लिश मीडियम पे वो बाद में आते हैं। जबकि हम इंग्लिश मीडियम के चक्कर में बच्चे को बचपन से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब हालत ऐसी हो गई तो बच्चा हिंदी भी नहीं जानता, इंग्लिश भी नहीं जानता है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो मेरे सामने घूमती रहती है, और मैं उनके लिए सोचती रहती हूँ और कुछ करना भी चाहती हूँ उस फील्ड में। तो यही है कि आप मेरे को इतना सा सहयोग करें कि कहीं कोई ऐसी व्यवस्था आपके एरियाज़ में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारे एरिया में ये व्यवस्था है और ये इस तरह से ये संस्था है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, क्या है, वो मुझे बताइएगा। तो मैं ज़रूर, जो भी मेरे कैंडिडेट हैं या मैं जिन लोगों को जानती हूँ, उन तक वो आपकी सूचना मैं ज़रूर कन्वे करूँगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए मेरे इस वीडियो पे। अगली बार फिर मैं एक नया केस लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।